वेलकम बैक जी। आज की नशिस्त में मेरे साथ साबिक़ सदर पाकिस्तान और आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हेड जनाब मोहतरम परवेज़ मुशर्रफ साहब, इनकी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। इनके बारे में वैसे मीडिया जानता है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया के साबिक़ सदर मोहतरम खरी खरी बातें करते हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आप तक वही पहुँचे जो हक़ाइक़ हैं। सर, ये फरमाइएगा कि 12 मई एक ऐसा स्याह दिन है कराची की तारीख़ में कि जब बहुत सारी लाशें गिरीं। अगर उस दिन चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब कराची जा रहे थे और लोग उनका वालहाना इस्तकबाल करने के लिए सड़कों पे निकले हुए थे, पहली बात तो ये थी कि आप चूँकि स्टेट के हेड थे और आप इस्लामाबाद में आपको पावर शो करने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि आप तो ऑलरेडी पावर में थे। सेकंड ये कि जो कराची में जो कुछ हुआ उसके बाद कोई जुडिशल इंक्वायरी नहीं हुई कि क्या आपके दौर में ख़ास तौर पे, और ना ही उसके बाद कभी ऐसा हुआ कि वो जो बेगुनाह लोग कराची की सड़कों पे जो मारे गए, जो उनका खून बहा, उसका ज़िम्मेदार कौन था? हाँ, नहीं, कोई ज़िम्मेदार नहीं था और कोई ऐसी बात नहीं है कि वालियाना इस्तकबाल के लिए लोग आए हुए थे। सिक्योरिटी इशू भी था, तो उनको तो कहा गया था कि वो हेलीकॉप्टर में बैठकर चले जाएं वहाँ। और ये जो कुछ भी हुआ है वहाँ, उसका मेरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये पॉलिटिकल एक एक्टिविटी थी, जो पॉलिटिकल एक्टिविटी की वजह से MQM के वो लोग थे वहाँ, और आगे से दूसरी कोई ग्रुप्स आ गए वहाँ। किसने फायरिंग पहले की, किसने बाद में की, दोनों साइड के लोग मारे गए हैं। तो मैं किसी एक को ब्लेम नहीं करना चाहूँगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं। लेकिन जो इस्लामाबाद में आपका जो बड़ा भरपूर शो था, आपका जो जलसा हुआ, हेड ऑफ स्टेट वर्सेस स्टेट लग रहा था, क्योंकि मतलब जिस तरीके से आपने अपनी पावर वहाँ पे शो कर रहे थे, क्योंकि एक जो स्टेट का हेड है वो ऑलरेडी पावर में है, तो आपको क्या सेम डे वहाँ पे वो जलसा करना चाहिए था इस्लामाबाद में? जी। वो पहले प्लान था, वो प्लान था। ये तो नहीं, एक दिन में तो नहीं होता कि वो कुछ नादान दोस्तों ने तो मशवरा नहीं दिया था उसमें? नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है, पॉलिटिकल एक्टिविटी में जलसा हमने सोचा कि होना चाहिए। और ज़ाहिर है पॉलिटिकल एडवाइस तो पॉलिटिकल लोग देते हैं, एडवाइस दी और मैंने एक्सेप्ट की और ये हुआ, वो जलसा हुआ। सर, आपने अपने दौर में जो आपको क्रेडिट्स दिए जाएं, जो अच्छे काम हुआ आपके दौर में, तो उसमें एक काम जो है वो बहुत बड़ा क्रेडिट आपको जाता है कि आपने मीडिया को मुकम्मल आज़ादी दी। बहुत सारे चैनल आपके दौर में खुले, लेकिन फिर आपने अपने दौर में ही उनका गला भी घोंटा। हाँ, मीडिया जैसे आपने कहा, बिल्कुल आज़ादी मैंने ही दी, और मैंने आज़ादी उस वक्त दी जबकि 90% लोग इसके ख़िलाफ़ थे कि मुझे नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं हमेशा बिलीव करता था कि ये इंडिपेंडेंट मीडिया बहुत ज़रूरी है एक प्रोग्रेसिव स्टेट के लिए, तो इसलिए मैंने दी। नो, अब आगे उसी को गला घोंटा गया, आप ये कह रहे हैं। ये अनफॉर्चुनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि आज़ादी लेना आसान है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना मुश्किल होता है। लेकिन वहाँ पे जब एक इदारा कायम है पैमरा, तो ये उसकी बाउंड्री, उसकी हदूदों की यूथ तो उनको तय करनी चाहिए थी ना, कि उन्होंने ज़ाब्ता अखलाक दिया ही नहीं, सिर्फ आज़ादी दे दी और वो फिर जो कुछ जिसके मुंह में आया उसने कह डाला। नहीं, वो पैमरा लॉज थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पैमरा लॉज नीड टू बी स्ट्रीमलाइंड। उनकी एप्लीकेशन जो है ना वो मुश्किल हो जाती है। लॉज तो हैं, लेकिन एप्लीकेशन के लिए आप कोर्ट्स में जाना पड़ता है। कोर्ट्स की वही स्टे ऑर्डर्स हैं, बेल्स हैं और ये है वो है, तो उसमें एप्लीकेशन ऑफ दैट लॉ वो बहुत ही मुश्किल होती है, तो इसलिए वो काम चलता नहीं है। मेरे ख़्याल में ज़रूरत इस बात की है कि इंश्योर करना इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया, तो बिल्कुल हमें इंश्योर करना चाहिए, वो बहुत अहम है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दिखाने के लिए पैमरा लॉज को फ़ाल बनाना चाहिए, उनको ज़रूर उन पे अमल होना चाहिए, और तरीक़ाकार, कोई लीगल तरीक़ाकार जो म्यूचुअली एक्सेप्टेड हो वो होना चाहिए इसको, ताकि ये दहशतगर्दी है जैसे ख़ास तौर पे, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए मीडिया को, और मीडिया को दहशतगर्दी से लड़ने के लिए साथ देना चाहिए, हुकूमत का साथ देना चाहिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का, आर्मी का, फ्रंटियर कोर का, पुलिस का साथ देना चाहिए। बाज़ वक्त कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि ऐसा लगता है जैसे टेररिज्म की साथ दिया जा रहा है, उनको ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं वो, और खामखा में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की बुराई की जा रही है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे में आता है, इसको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। एक वक्त था जब आपने ओपनली कहा कि इस मुल्क में अब बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ का
पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अब कोई रोल नहीं है, वो लोग वापस नहीं आ सकते, लेकिन फिर आपको स्टेप बैक में आप जाना पड़ा आपको। क्या बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान आमद जो थी वो इंटरनेशनल ताकतें जो थी सिर्फ उनकी वजह से ऐसा हुआ, या पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ पे आपने ऐसा किया? नहीं, ये मैंने कभी भी नहीं कहा था कि उनका रोल कोई नहीं है। ये तो मुझे पता था कि पीपल्स पार्टी के अंदर पॉलिटिक्स क्या है। पीपल्स पार्टी में तो वो हेरिडिटरी पॉलिटिक्स चल रही है। बेनज़ीर हैं, बेनज़ीर नहीं है तो उनके हस्बैंड हैं, हस्बैंड नहीं तो बेटे आएंगे। ऐसे ही PMLN है, नवाज़ शरीफ नहीं तो शहबाज शरीफ हैं, वरना उनके बेटे आने वाले हैं। तो ये तो मुझे तो कोई शक नहीं था कि PMLN और पीपल्स पार्टी इन लोगों के रोल है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहता था कि अगले इलेक्शन से पहले यहाँ नहीं होंगे, ये मैं कहता था। ठीक है। अब उसमें ये बेनज़ीर के साथ, बेनज़ीर भुट्टो के साथ मेरी एग्रीमेंट भी हुई थी कि वो नहीं आएंगी इलेक्शन से पहले। वो उन्होंने वादा तोड़ा और उसकी वजह से नवाज़ शरीफ को भी आना पड़ गया, लाना पड़ गया, और फिर टर्मोइल शुरू हुई सारी। लेकिन उसमें इंटरनेशनल फोर्सेस या इंटरनेशनल वेल बैकग्राउंड में शायद हो, लेकिन मुझे नहीं पता उसका। लेकिन आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था? नहीं नहीं नहीं, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था कि इनको वापस लाया जाए, एक्सेप्ट जब बेनज़ीर आ गई तो यस, कुछ क्वार्टर्स से कि नवाज़ शरीफ को भी अब आने देना चाहिए क्योंकि वो आ गई हैं, तो ये बात थी। बेनज़ीर पाकिस्तान पहुंचती हैं, मैं भी उस वक्त बेनज़ीर के साथ ट्रैवल करता था, जो मीडिया के जो लोग थे मैं भी शामिल था, हमारे कैमरामैन भी साथ थे, मैं ज़ख्मी भी हुआ कराची में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ। उसके बाद बेनज़ीर की जो सिक्योरिटी मेजर्स थे, आप नहीं समझते कि उसमें काफ़ी कोताहियाँ की गई सिक्योरिटी एजेंसीज़ की तरफ से, या जो उनके अपने लोग थे उनकी तरफ से? मेरे ख्याल में ये हर चीज़ की पहली चीज़ तो ये है, ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी देना। ये मैं देख रहा हूँ कि मेरे से पूछा जा रहा है, मुझे इम्प्लिकेट किया जा रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव सिक्योरिटी टू एनीवन नहीं होती है। होम मिनिस्टर्स हैं प्रोविंसेस के, चीफ मिनिस्टर्स हैं, इंटीरियर मिनिस्टर है, पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर है। प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है टू रन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर चलाता है, चीफ मिनिस्टर चलाते हैं। प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। जहाँ तक कोताहियाँ, दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, हर चीज़ में अगर जो कुछ भी होता है एकदम आसान तरीन तरीका, ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी बकवास हैं, ये पुलिस काम नहीं करती, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज फेल हो गई हैं, ये हम कहना शुरू कर देते हैं। ये बात नहीं है। एक माहौल था, उस माहौल में रिपोर्ट्स भी आई थी कि सुइसाइड बॉम्बर्स हैं, वो उसका अगर उसको इग्नोर किया जाए तो फिर आप सफ़र करते हैं। कराची में भी यही हुआ, बाहर ये बाद में जब बेनज़ीर साहिबा मारी गई हैं उसमें भी यही था। तो जो हम पॉजिटिव हैं वो तो देखते नहीं हैं कि वो आई हैं जलसेगाह में, सेफ़ आई हैं, 1.5 घंटा उधर रही हैं, बोली हैं, सेफ़ थी, निकली हैं उधर से बिल्कुल सेफ़, लोग भी आए हैं सेफ़ हैं, गाड़ी में बैठ गई हैं, बॉम्ब प्रूफ गाड़ी में, वहाँ सेफ़ है। ये किसकी सक्सेस है? ये वो सिक्योरिटी की सक्सेस नहीं है क्या? ये अब आगे वो हैच खोला जाता है, बाहर निकलती हैं। क्या किसी सिक्योरिटी वाले ने कहा था भाई बाहर निकलें आप? ऊपर से फिर वो असैसिनेट हो जाती हैं। तो ये अब हम ये याद है कि सिक्योरिटी वाले बड़े, ये बहुत लैप्स हो गया, बहुत गड़बड़, कुछ नहीं दिया। लेकिन जो सक्सेस था वो कोई नहीं बता रहा है कि भाई ये सारी जो सक्सेस ही था ना, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। असल में सर जो आपके ऊपर क्रिटिसाइज जो किया जाता है मीडिया की तरफ से, वो इसलिए किया जाता है क्योंकि जो आपके ही दोस्त थे, चौधरी शुजात साहब हो गए, मुशाहिद हसन सैयद साहब हो गए, या दूसरे लोग, बेकौल उनके कि उनके जब आपका दौर था तो वो कहता है जी कि हमसे किसी बात की कभी कोई मुशावरत नहीं की जाती थी। वो लाल मस्जिद हो, वो अकबर बुकटी हो, बेकौल चौधरी शुजात साहब या एजाजुल हक साहब के, वो कहता है जी कि ये मामला फहमी इसमें नहीं बरती गई, वरना ये जो मामला थे ये शायद आसान तरीके से सॉल्व हो सकते थे, लेकिन हमसे मुशावरत नहीं की गई, बल्कि जो कुछ भी किया वो जनरल साहब ने खुद ही किया और खुद ही इनिशिएटिव। आसान तरीन चीज़ यही है असल में इन लोगों के लिए, सबसे आसान बात क्या, या ऊपर से ऑर्डर आ जाते थे। ये अगर लाल मस्जिद की आप बात कर रहे हैं तो उधर वो पंजाब पुलिस आई थी, तो वो मैंने मंगवाई थी कोई? पंजाब पुलिस तो चीफ मिनिस्टर के नीचे होती है, और वो सारा चीफ मिनिस्टर कर रहे थे। रेंजर्स जो हैं, पंजाब रेंजर्स आए हैं, पंजाब रेंजर्स को जब तक के ऑर्डर चीफ मिनिस्टर नहीं देगा वो आ ही नहीं सकते हैं। तो वो कैसे आ गए? किस तो कौन ये करवा रहा है?
ये कैसे वो कह रहे हैं कि नहीं है? सब शामिल थे, सब शामिल होते थे इन फैसलों में। हर फैसले में पॉलिटिकल लोग ज़रूर शामिल होते थे, और ये पॉलिटिकल लोगों ख़ास तौर पे चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही, ये तो ज़रूर होते थे, बाकी चाहे हो या ना हो। और बाकी प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर कोई किसी चीज़ में मैं अगर इन्वॉल्व हूँ, मैं जब भी इन्वॉल्व होता था जब मैं देखता था कोई मैं आइडिया कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, या मैं कोई मेरे से वो एडवाइस लेना चाहते हैं, वरना सारी चीज़ हुकूमत चल रही थी, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स ये खुद चला रहे थे। आपके कहने का मतलब कैबिनेट जो थी उसको मुकम्मल एतमाद में लिया जाता था हर फैसले पे? नहीं, मैं थोड़ी लेता था, मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब जो है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर। यानी अगर हम ये देखेंगे लाल मस्जिद का मामला हो या अकबर बुगटी साहब के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ, उसमें आपके कहने का मतलब है कि उसमें प्राइम मिनिस्टर और ये जो दीगर जो कायदीन थे ये डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व थे, उनको एतमाद में लेके सारा काम हुआ? हाँ, 200%। ये जो चौधरी शुजात तो लाल मस्जिद के अंदर आखिरी मोमेंट तक थे, तो कौन इनको इत्मीनान में नहीं ले रहे थे? वो यही कह रहे हैं कि इजाज़ुल हक साहब और शजात साहब वो कहते हैं कि हमारे मुज़ाकरात हतमी नताइज पे पहुँचे ही नहीं थे, और शायद वो हतमी नताइज तक पहुँच जाते तो हम उन लोगों को बचा पाते। सब गलत कह रहे हैं, सब बकवास हुआ है ये, बिल्कुल हर चीज़ कुछ भी नहीं हो रहा था। वो तो चौधरी शुजात हों या वहाँ वफाकुल मदारिस वाले या काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी वाले या फिर इमाम काबा, ये सब गए हैं, वो फेल हो गए, तो चौधरी शुजात सब कामयाब हो रहे थे वहाँ। सर, इज़न्ट वॉन्डरिंग कि इस्लामाबाद लाल मस्जिद जो है वो पार्लियामेंट हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर से चंद मील के फासले पे, और वहाँ पे असला जमा किया जाता रहा, किसी को कानो कान खबर नहीं। हमारी क्या एजेंसीज जो हैं, जो स्पेशल फोर्सेस हैं, क्या वो इस्लामाबाद की भी उनको सिक्योरिटी की फ़िक्र नहीं है? वेल, सिक्योरिटी की फ़िक्र है बिल्कुल, और वो पता होना चाहिए था, यस, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे कल्चर में मस्जिद को या मदरसे को चेक करना अभी भी नहीं होता। कोई आपने देखा है कोई मदरसे मस्जिद के अंदर पुलिस गई हुई, हाँ भाई दिखाओ मुझे, तलाशी ले रहा हूँ मैं? नहीं करते हैं, ये एक कल्चर में नहीं है। ये हमारे एक मुक़द्दस मकाम है जिनमें इंटरफियर नहीं किया जाता। जुमे की नमाज़ हो रही है, लोग हज़ारों आ रहे हैं जा रहे हैं, वो लाल मस्जिद बड़ी मस्जिद थी, सेंट्रल मस्जिद थी, उसमें लोग आ जा रहे हैं, कोई वहाँ पे बाहर देख जाकर पुलिस अगर चेकिंग वेकिंग करना, नमाजियों की चेकिंग शुरू करे, ये नहीं होता है, नहीं करते थे। करनी चाहिए मेरे ख़्याल में, क्योंकि अब वो मस्जिद और मदरसे अनफॉर्चुनेटली कई एक जो हैं वो दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो लिहाजा हमें एक अपनी पॉलिसी में, कल्चर में चेंज लाना होगा। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का एक काम ये ज़रूर होना चाहिए कि चेक रखें, निगरानी रखें कि इन मुक़द्दस मकामों को मिसयूज़ तो नहीं किया जा रहा, क्योंकि अब ये किए जा रहे हैं, उस ज़माने में नहीं था अनफॉर्चुनेटली, तो इसलिए लोग आ जाए रहे, वेपन ले गए। जुडिशरी का रोल इस वक्त, क्योंकि लोगों की जो ड्रीम थी जी कि अदलिया आज़ाद हो गई, अदलिया आज़ाद है, आप मुतमईन हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो जुडिशरी का रोल है? वो होना चाहिए, वेल बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए, और उनको जस्टिस देनी चाहिए, अदल। अनफॉर्चुनेटली इसमें वीक एरिया ज़रूर हैं, कमज़ोरियाँ हैं, उनको जुडिशरी को ख़ुद को एक कमीशंस बनाकर कमज़ोरियों को दूर करने के सिलसिले में रिकमेंडेशन लेकर कानूनों में तरमीम करनी चाहिए, उसको बेहतर और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। क्योंकि मेरी नज़र में अदर दैन आवाम की बेहतरी जब हम बात करते हैं, उनकी खुशहाली की जब हम बात करते हैं, उनकी गुर्बत दूर करना, उनको मुलाजमतें और नौकरियां दिलवाना, उनकी एजुकेशन, हेल्थ, उसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है वो अदल, इंसाफ देना, लोगों को, आवाम को इंसाफ देना। वो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इंसाफ देने में बहुत गड़बड़ होती है। कमज़ोर को कोई इंसाफ नहीं मिलता, ताकतवर को इंसाफ मिलता है, और उसके फेवर में मिलता है, हमेशा कमज़ोर मारा जाता है। तो इसमें मेरी नज़र में बिल्कुल कोई बंदोबस्त होना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम को एक सबसे बड़ा शिकवा जो आप पे है वो ये कि जब आप इक़्तिदार में आए तो सबसे पहला जो आपने सातों करती अपना एजेंडा दिया, उसमें सरफहरिस्ती पाकिस्तान को करप्शन से पाक करना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके बैनर तले जो लोग आए वो वही लोग थे जिनका डेकेड से उनके जो दामन थे वो दागदार थे। आपको रिग्रेट फील होता है कि उन लोगों को क्यों आपने साथ में लाया? वो इतना आसान काम नहीं है ना, ये हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है। जहाँ तक नैब हमने बनाया, नैब मैंने ही बनाया था, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, और उनको हिदायत यही थी कि बिल्कुल रिच एंड पावरफुल को पकड़ा जाए और नीचे की
जो ब्राइबरी है और करप्शन है उसको छोड़ें उसको, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान को बिल्कुल ही करप्शन से पाक बनाना चाहते हैं उसमें 100 साल लगेंगे। कोई ऐसी जगह, और हर डेवलपिंग कंट्री में करप्शन होती है निचले तबके। नेक्स्ट इलेक्शन में अगर आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग को इंतहाबी इत्तेहाद करना पड़ा तो कौन कौन सी ऐसी पार्टियां जो आपके ख्याल में जो मुनासिब है और आपके मैनिफेस्टो के करीब हैं कि आप उनके साथ जा सकते हैं? वो अभी तक मैंने फैसला नहीं किया, लेकिन कोई भी पार्टी जो हमारे साथ ताउन करना चाहे या अगले इलेक्शन आप इलेक्शन में जा रहे हैं? अगले इलेक्शन में जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे। होमवर्क मुकम्मल है आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का? हो रहा है। लेकिन आप नहीं समझते, क्योंकि आपने जब चौधरी बरादरान को, जब फैसल साल याद को, जब राव सिकंदर इकबाल को, इन जैसे लोगों को आपने साथ मिलाया तो आपने ये समझ के ही मिलाया कि ये लोग अपने अपने इलाकों में बहुत स्ट्रांग हैं, इनकी स्ट्रेंथ है और ये किसी भी पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ें, ये लोग इनकी सक्सेस के चांसेस जो वो 99% होते हैं। आपकी पार्टी में कितने लोग ऐसे हैं जो विनिंग कैंडिडेट के तौर पे आप मैदान में उतारेंगे? ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब अवाम मूवमेंट की शक्ल में आ जाए ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 70s में पीपल्स पार्टी बनाई थी, उनके साथ के लोग कितने थे जो आप कह रहे हैं? कोई एक भी आदमी नोन था क्या? इलेक्ट हो गए। कैसे इलेक्ट हुए? क्यों हुए वो? तो वैसी मूवमेंट, और वो इसलिए हुए कि पाकिस्तान एक मुसीबत में था, पाकिस्तान टूट गया हुआ था, 90,000 हमारे कैदी हिंदुस्तान में, एक मायूसी की फ़िज़ा, उस मायूसी में एक कैरिज़मेटिक लीडर उतरा और उसने ये कुछ किया। नाउ अभी भी एक मायूसी की फ़िज़ा है, एक वैक्यूम है, उसको भरने के लिए अवाम जो है, अवाम अगर साथ देगी मैसिवली तो आप ऐसे फिगर ज़रूरी नहीं है कि वही फिगर्स हों जो पहले लड़े थे इलेक्शन से पहले। एक और चीज़ ना, उसको दूसरी चीज़ ये है कि 60% लोग पाकिस्तान के वोट नहीं डालते हैं। ठीक है। ये कौन है? ये यूथ है, ये ख़वातीन हैं, ये मिडिल क्लास लोग हैं, माइनॉरिटीज़ हैं। अगर इनको निकाला जाए बाहर, और जो निकलने के लिए तैयार हैं, यूथ इस वक्त निकलने को तैयार है, इनको निकाला जाए तो ये वोटिंग पैटर्न चेंज होगा। दूसरी चीज़ ये है कि ग्रास रूट लेवल, और ये जो आप तो जीतने वालों की बात कर रहे हैं ना, इनके नीचे एक इलेक्टेबल लोग हैं जो जीते हुए नहीं हैं लेकिन पॉलिटिकल फैमिलीज़ के लोग हैं, कुछ वोटों से हारे हुए हैं, या इस दफ़ा हिस्सा नहीं लिया, पिछली दफ़ा लिया था, या ग्रेजुएट नहीं थे, अब ग्रेजुएशन वाली ख़त्म हो गई है। तो एक बहुत तब्दीली आई है। तो इनमें से लोग बहुत से आपके साथ हो सकते हैं, जो हो भी रहे हैं। और फिर अगर आपने ये, जैसे मैंने कहा, लोगों को अपनी तरफ लिया ग्रास रूट से, वो जीतेंगे। मौजूदा हुकूमत से कोई आपका रब्ता ऐसा सच है कि अगर आप इलेक्शन से पहले जाते हैं सो कौन सा वे है जो आप यूज़ करना चाह रहे हैं? कोई इंटरनेशनल लॉबी के प्रेशर से गवर्नमेंट आपको वेलकम कहेगी, या आप जस्ट यू विल गो? नहीं, गवर्नमेंट्स को वेलकम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उनसे, गवर्नमेंट से क्यों वेलकम मांग रहा हूँ? मैं तो अपने ज़ोर पे जाऊँगा। मैं आवाम से वेलकम मांग रहा हूँ। आवाम आए, लोग आए, लोग वेलकम करते हैं तो वो मेरी सक्सेस है। किसी डील के तहत नहीं आप जाएंगे? नहीं, कोई डील नहीं, बिल्कुल कोई डील नहीं। डील कौन सी होनी है? आवाम से डील होगी। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत थैंक यू। अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। ये थे साबिक़ सदर पाकिस्तान जनाब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब। इनकी गुफ्तगू सुनी आपने। इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में इनसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।